तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजी का मतलब समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो मोटा मोटा देखो भाई, सबको आइडिया है ही कि साइकोलॉजी मतलब कुछ ना कुछ ब्रेन वाली बातें, ब्रेन से रिलेटेड है ना, फोटोज़ वोटोज़ भी ऐसी आने लग जाती है। लेकिन लिटरली अगर मतलब समझाता है तो साइकोलॉजी क्या है, स्टडी करना अपने सोल को, ठीक है, अपनी आत्मा को स्टडी करना। अब आत्मा को स्टडी करना, भूतों के नहीं पढ़ना, हमें स्टडी करनी है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, कि एक इंसान क्या सोच सकता है, कैसा बिहेव कर सकता है एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन एक्शन को लेके, एक सर्टेन चीज़ को लेके। अब हमें समझना है ह्यूमन रिलेशन को। जैसे अगर मैं बात करूं, घर लेट आओगे तो मम्मी चप्पल मारेगी, तो ये मैंने बिहेवियर समझ रखा है कि हाँ, लेट आने पे चप्पल पड़ेगी, तो ये है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मुझे पता है अपनी मम्मी का बिहेवियर कि चप्पल पड़ेगी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन, तो हम बात करेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी की नहीं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सन एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमें स्टडी करना है पर्सन को, हमें स्टडी करना है उनके बिहेवियर को, लेकिन केवल और केवल स्पोर्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि वो पर्टिकुलरली गेम को लेके क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, कैसे गेम सिचुएशंस में से खुद को निकालना है, कैसे टफ सिचुएशन को फेस करना है, कैसे अच्छे सिचुएशन में खुद को खुश भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो वो आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। ठीक है, कि पहले तो हमने पढ़ा कि बिहेवियर क्या होता है। मैंने बोला कि अगर टफ सिचुएशन होती है तो लोग टेंस हो जाते हैं, एक एथलीट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उस टेंस वाली सिचुएशन को कैसे काम कर सकता हूँ, तो वो मैं सीखूंगा और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूँगा। तो ये सारा कुछ कवर होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की। तो अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो डेफिनेशन है इसकी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल लेवल ऑफ स्किल इम्प्रूवमेंट। यानी जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अप्लाई करना, उनको लगाना कहाँ पे, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में, ताकि उसका स्किल सेट इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, तो ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की? तो फर्स्ट है इसके अंदर, इट एनहेंस फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो हमारी साइकोलॉजी क्या करती है, हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती है। फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ मतलब हमारी स्ट्रेंथ, हमारी स्पीड, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमें मोटिवेट करना, ये सारा का सारा काम है साइकोलॉजी का। देखो एक बात बताओ, मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन, ये सारा कुछ इम्प्रूव कैसे हो सकता है? साइकोलॉजी के थ्रू। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, एक साउंड माइंड का बंदा, एक खुश बंदा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जबकि टेंस्ड और प्रेशर्ड होगा तो। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं हम साइकोलॉजी स्टडी करके। ठीक है, उसको एक न्यू अप्रोच देके। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर बात, असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। ठीक है, नई मोटर स्किल्स को सीखने के अंदर, ताकि उसकी कैपेबिलिटीज़ और इम्प्रूव हो पाए, जाकि जो भी उसका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में क्या क्या आता था, याद करो पुराने चैप्टर्स को, तो याद आएगा आपको कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस वाले पार्ट के अंदर आता था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस, हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होता है कैसे, अगर हम नई मोटर स्किल्स को सीखेंगे या अपनी मोटर स्किल्स को और ज़्यादा फाइन करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर बात, एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। ठीक है, एक ह्यूमन बिहेवियर को समझना, ठीक है, वो काम है साइकोलॉजी का। ठीक है, तो गेम के अंदर हो, स्पोर्ट्स के अंदर हो, तो वो एक टफ सिचुएशन में कोई क्या एक्शन लेगा, ये मैं अगर पहले से गेस करूँगा तो मैं उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन वही मैं अगर बोलूँ कि अगर मुझे पता है लेट जाने पे घर पे मम्मी से चप्पल पड़ेगी, तो मैं उसके लिए पहले से ही स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता हूँ कि हाँ, मैं कैसे क्या करूँ कि वो चप्पल खाने से मैं बच जाऊँ।
ठीक है। तो सेम ऐसा ही स्पोर्ट्स में अगर मुझे पता है कि एक एथलीट, मान लो अगर एक UFC की फ़ाइट चल रही है, मुझे पता है कि वो एक सर्टेन मूव को लेके बहुत ज़्यादा बाउंडेड है कि वही ज़्यादातर वही किक ही मारता है, तो मैं उसके लिए अगले किक के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो मुझे ह्यूमन बिहेवियर समझना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे स्पोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात इसके अंदर हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस। एक एथलीट अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखेगा तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा खेलना, ठीक है। एक कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ एक काम पर्सन ज़्यादा साउंड डिसीजंस लेगा और ज़्यादा अच्छे एक्शंस कर पाएगा, ठीक है। तो एक एथलीट को हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर एथलीट साइकोलॉजिकली फॉर कंपटीशन। अच्छा, एक चीज़ सोचना, कभी याद करो अपना फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे गए हो और परफॉर्म किया हो, या अगर कोई एथलीट है आप सब में से तो अपने एक्सपीरियंस को याद करो जब आपने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला हो। मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, मैं ताइक्वांडो प्लेयर हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना टूर्नामेंट खेला था तो मुझे बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश वाली फीलिंग हुई थी, ठीक है, कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना, क्योंकि मैं उस टाइम पे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं था, ठीक है। जब मैंने लगातार कॉम्पिटिशन्स खेले और मैं इम्प्रूव हुआ, मैं और ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होता गया, ठीक है। अब मुझे खेलने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो एक एथलीट का साइकोलॉजिकली वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज़्यादा प्रेशराइज कर पाएगा आगे वाले को भी, और उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अपने गेम के अंदर, अपने टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स इमोशनल नीड ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। एक एथलीट किस कंडीशन से गुजर रहा है, किस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किस कंडीशन से गुजर रहा है, उन सबको समझना, ठीक है, वो है साइकोलॉजी का काम, ठीक है। और अगर वो किसी परेशानी में कहीं से टेंस्ड है तो उन परेशानियों का एक सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना, ठीक है। तो ये सारा काम है हमारी साइकोलॉजी का, ठीक है। साइकोलॉजी बेशक से डायरेक्ट इम्पैक्ट ना डालता हो गेम पे, लेकिन वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एक एथलीट को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक साउंड माइंड का हैप्पी एथलीट अच्छा परफॉर्म करेगा हमेशा, बजाय के टेंस्ड वाले से। ओके, शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 जिसका नाम है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं मतलब किसका, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं ग्रोथ का मीनिंग। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है इट रेफर टू द ग्रोथ ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स यानी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, मे बी इन शेप, साइज, हाइट और वेट, ठीक है। अगर ग्रोथ का मतलब समझा जाए तो ग्रोथ का मतलब है हमारे फिजिकल फैक्टर्स का ग्रो होना, हमारे फिजिकल फैक्टर्स का बढ़ना, ठीक है। अब फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या आते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स यानी हमारे हाथ, पैर, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आती है बारी ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स का भी डेवलप होना। अब ग्रोथ कैसे होना? हो सकता है ग्रोथ हो उनके शेप में, ठीक है, शेप चेंज हो जाए, उनकी साइज़ बड़ा हो जाए, उनकी हाइट लंबी हो जाए, उनका वेट ज़्यादा हो जाए। तो ये सारे के सारी चीज़ें आती है ग्रोथ के अंदर। ये ग्रोथ के ही फैक्टर्स होते हैं कि उसका शेप चेंज होना, हाइट चेंज होना, साइज़ चेंज होना, वेट ज़्यादा होना, ठीक है। तो पता चलता है चीज़ें ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है हमारे फिजिकल फैक्टर्स की शेप, साइज़, हाइट और वेट के अंदर अगर चेंज होगा तो यानी वो चेंज यानी नेगेटिव चेंज नहीं, पॉजिटिव चेंज यानी ग्रोथ होगा, तो पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ग्रोथ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं मीनिंग डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट मीन्स नॉट ओनली ग्रोथ बट इट इज़ समथिंग मोर देन दैट, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब केवल ग्रोथ नहीं होता बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो ये बॉक्स जो है ये है डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है? इसी बॉक्स का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। यानी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है ग्रोथ। डेवलपमेंट ग्रोथ तो होता ही होता है, उसके अलावा डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न्स,
ठीक है, यानी डेवलपमेंट का मतलब एक प्रोग्रेसिव सीरीज के अंदर चेंजेस आना, ठीक है। बारी बारी से जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी फिजियोलॉजी के अंदर, हमारी साइकोलॉजी के अंदर, वो सारा का सारा कुछ कवर होता है किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली टू ग्रो लार्जर, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब केवल विशाल होना, बड़ा होना ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एंड ऑर्डरली, ठीक है। बजाय कि उसके बड़े होने के, विशाल होने के, इसका मतलब है कि एक ऑर्डरली, एक पैटर्न के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। कब तक आएंगे चेंजेस, मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी के बाद भी, ठीक है। तो वो सारा कुछ कवर होता है डेवलपमेंट के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे टॉपिक का नाम था। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर फ़र्क क्या है। फर्स्ट, ग्रोथ ओनली इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, यानी ग्रोथ के अंदर केवल क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट आती है, केवल क्वांटिटीज़ के अंदर मेजर करने वाली चीज़ है। यानी अगर मैं बात करूं कि हाँ अमन, अगर आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई, तो अमन की मैं बोला हाइट की ग्रोथ देखते हैं। तो अमन की हाइट थी मान लो 5 फुट 5 इंच, 2 साल बाद देखा वो हो गया 5 फुट 8 इंच, तो 3 इंच जो ये बड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको मेजर कर पा रहा हूँ, मैं क्वांटिटीज़ में मेजर कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं नंबर के फॉर्म में बता पा रहा हूँ। तो ये है क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो दोनों करता है, वो क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट भी है, वो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट भी है। मैंने बोला अमन आपकी हाइट थी 5 फुट 5 इंच 2 साल पहले, आज आपकी हाइट है 5 फुट 7 इंच, लेकिन पहले तुम बुद्धू हुआ करते थे, अब तुम समझदार भी हो गए हो, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव तो मैंने कर दिया कि हाँ भाई 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 7 इंच हो गया, लेकिन क्वालिटेटिव कि उसकी क्वालिटी के अंदर कोई डेवलपमेंट आया है क्या कोई चेंजेस आए हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ, पहले वो फुद्दू हुआ करता था, पहले वो बेवकूफ़ हुआ करता था, अब वो समझदार हो गया है, ठीक है। तो उसके अंदर क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है। तो ये होती है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ एंड्स एट मैच्योरेशन, ठीक है। एक बार बंदा मैच्योर हो गया तो बस उसकी ग्रोथ खत्म, अब वो और लंबा नहीं होगा और उसके बॉडी ऑर्गन्स नहीं बढ़ेंगे और कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस है और पूरी एक ज़िंदगी आपका साथ निभाएगी, ठीक है। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हारी डेवलपमेंट होती रहेगी, क्योंकि बंदे का माइंड तो ग्रो करता ही रहता है ना, कभी कुछ और सीख लिया उसने, कभी कुछ और सीख लिया, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो होती रहेगी। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, ग्रोथ है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव फिजिकल चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, ठीक है। ग्रोथ हमेशा एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक हमें पहुंचाती है, एक प्रोग्रेसिव चेंज है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर एंड स्किल सेट चेंज, ठीक है। देखो ग्रोथ के अंदर क्या होता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंच गए बस, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाता है, बंदा ही बदल जाएगा, उसका बिहेवियर ही पूरा बदल गया, उसकी स्किल्स और ज़्यादा सीख ली उसने, नई स्किल्स आ गई उसको, ठीक है। तो ये है डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है ग्रोथ, इट डेडिकेट्स चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। अगर ग्रोथ जो होगी वो फिजिकली हमें दिखेगी, हम अपनी आंखों से देख के बता देंगे कि हाँ भाई तू तो मोटा हो गया, तू तो ग्रोथ कर गया, ठीक है। या मैं देख के बता दूंगा हाँ तू तो लंबा हो गया, तेरी तो ग्रोथ हो गई, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, इट डेडिकेट्स चेंजेस इन कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये मेन मुद्दा इसके अंदर क्या है डेवलपमेंट में, कि बंदे का कैरेक्टर चेंज होना। अब मैं एक बार अमन को देख के नहीं बता सकता कि वो पहले बुद्धू था और अब समझदार हो गया, क्योंकि अमन तो दोनों सेम ही है ना, ठीक है। मैं उससे बात करूँगा, उसको समझूंगा, तब मुझे जाके पता चलेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या करता है, वो हमारे कैरेक्टर को चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात, ग्रोथ इट फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ, ठीक है। ग्रोथ केवल बात करता है कि हाँ भाई बच्चे का बड़ा होना, बड़ा हो गया बच्चा तो ग्रोथ हो गई बस, ठीक है।
लेकिन डेवलपमेंट जो है वो फोकस करता है कई सारी चीज़ों पे। इट फोकसेस ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स लाइफ सच एज इमोशनल स्टेट, इंटेलिजेंस एंड पर्सनल स्किल्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट केवल और केवल ग्रोथ के बारे में नहीं बोलेगा, केवल और केवल तुम्हारे बड़े होने के बारे में नहीं। बच्चा बड़ा हुआ है, क्या उसका इमोशनल स्टेट ठीक हुआ है, क्योंकि बच्चे होते हैं चंचल स्वभाव के, बाद में मैच्योर होके वो हो जाते हैं स्टेबल। ठीक है, थोड़ा सा फिर बाद में और मैच्योरिटी आती है तो वही थोड़े बड़े इंसानों जैसा, उनकी इंटेलिजेंस इंप्रूव होना। ठीक है, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स यानी खुद की जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पार्ट 3 जिसका नाम है डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात करूं, हमने देखा सबसे पहले कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब क्या था, जो कि मेनली बात करता था तुम्हारी फिजिकल स्टेट के ऊपर ग्रो होना, यानी ठीक है हमारे बॉडी पार्ट्स का ग्रो होना, हमारे ऑर्गन्स का ग्रो होना। ठीक है, तो वो सारा कुछ आता था ग्रोथ के अंदर। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा ब्रॉड मीनिंग लेके आता था अपने साथ, उसके अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें कवर होती थी, जैसे कि उसका मेंटल स्टेट बढ़ना, उसका इंटेलेक्चुअल स्टेट बढ़ना। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि कौन कौन से स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, जिसके अंदर उसकी ग्रोथ भी होगी, साथ साथ उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स और उसके बाकी सारे स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो अगर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले उसके अंदर आता है इन्फेंसी, जो होता है फ्रॉम 0 ईयर्स टिल 3 ईयर्स, यानी जब बच्चा पैदा हुआ और जब तक वो 3 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो रहेगा इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, सेकेंड है इसके अंदर चाइल्डहुड स्टेज। उसके अंदर क्या है, फ्रॉम 3 ईयर्स टिल 13 ईयर्स। ठीक है, यानी बच्चा 3 साल की उम्र से जब तक वो 13 का नहीं हो जाता। ठीक है, 13 के बाद उसकी चाइल्डहुड खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या बोलता है, फ्रॉम 13 ईयर्स टिल 19 ईयर्स। तो ये हमने है ना उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से हमने उनकी लाइफ जितनी भी थी उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, जहाँ पे मेन हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट फैक्टर्स दिखते थे। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बारे में बात करेंगे कि किस स्टेज के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्या क्या ग्रोथ देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी की। ठीक है, इन्फेंसी जैसा हमने देखा वो स्टार्ट होती है फ्रॉम बर्थ और होगी टिल द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, जब तक वो 2 साल उसके ख़त्म नहीं हो जाते, यानी 3 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो रहेगा इन्फेंसी स्टेज के अंदर। ठीक है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, उसकी ग्रैस्पिंग पावर, ठीक है, मेमोरी पावर, उसकी सोचने की दिमागी क्षमता, ठीक है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। ठीक है, वो सिंपल वर्ड्स अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उनको देखा होगा कि वो धीरे धीरे जब उनके हाथ में उंगली डाल दो तो वो उंगली पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ग्रैस्पिंग पावर आ रही है, वो थोड़ा थोड़ा सोचने लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स अंडरस्टैंड करने लगते हैं, सिंपल कन्वर्जेशन समझने लगते हैं कि हाँ खाना खाया, खा लिया। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से है ना, मतलब अपने आप को एक्सप्लेन कर भी देते हैं। ठीक है, कि भाई दूध चाहिए, सुसु जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत छोटे बच्चे बता देते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, नो कंट्रोल ऑन इमोशंस। उन बच्चों की इमोशनल स्टेट के अंदर उनका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एकदम से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, एकदम से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, एकदम से रोने लग जाना। ठीक है, तो ये सारे स्टेज जो है वो इन्फेंसी के ही टाइम पे आते हैं कि उनका इमोशनल स्टेट के अंदर उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो चाइल्ड का बिहेवियर है इस स्टेज के अंदर, उनकी देखो थिंकिंग एबिलिटी तो इतनी ज़्यादा डेवलप हुई नहीं है, फिर वो कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो जितनी थिंकिंग एबिलिटी है उनसे वो इमेजिन करते हैं चीज़ों को, और इमेजिनेशन पे ही वो चाइल्ड का बिहेवियर रहता है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी उनके अंदर इतनी ज़्यादा आई नहीं है अभी। ठीक है, साथ ही साथ इस स्टेज के अंदर वो बेसिक मोटर स्किल्स को सीखते हैं। ठीक है, बेसिक मोटर स्किल्स यानी वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग। तो ये जो बेसिक स्किल्स है, ठीक है, बेसिक एक्टिविटीज़ है, वो सारा कुछ सीखते हैं वो इन्फेंसी स्टेज में। ओके, नेक्स्ट आती है बात सोशल सेंटिमेंट्स एंड इमोशनल रिलेटेड टू सेल्फ लव बिकेम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी उनका सोशल सेंटिमेंट जो है सेल्फ लव का, खुद को पसंद करना, खुद को प्यार करना वाला, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है इस स्टेज के ऊपर।
ओके, तो ये सब कुछ है इन्फेंसी के अंदर, जो कि मोटा मोटा हमें सबको ही पता है। बच्चे हमने सबने ही देखे हैं कि वो कितने इमोशनल होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, ठीक है। वो कभी भी कुछ भी कहानी बनाने लग जाते हैं, कोई भी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, तो उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसी के ऊपर चीज़ें वो सोचते रहते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, वही बता रहे हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलने लगेंगे, जब समझ पा रहे हैं तो वही वर्ड्स बोल पा रहे हैं। तो ये सारा कुछ है ओवरऑल इन्फेंसी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड क्या है? तो चाइल्डहुड जो है वो बिगिन होता है फ्रॉम 3 years टिल द एंड ऑफ 12 years, ठीक है। यानी जब बच्चा 3 साल की उम्र पे पहुंचा तो उसका चाइल्डहुड स्टार्ट हो गया, और जब तक उसके 12 साल की उम्र ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसका चाइल्डहुड रहेगा, ठीक है। यानी 13वें साल में वो एडोलसेंस के स्टेट पे चले जाएगा, उसका चाइल्डहुड ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर उनका कंट्रोल जागता है मसल्स के ऊपर, ठीक है। उनके पास और ज़्यादा कंट्रोल्ड मसल्स होती है, जिसको वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करवा सकते हैं। छोटे बच्चे देखना जब वो लिखते हैं ना, तो उनसे लिखा नहीं जाता, क्योंकि उनका मसल के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो इतनी प्रिसाइजली मूवमेंट दे पाए उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनको लिखना आता है, ठीक है, क्योंकि वो उतनी अच्छी तरीके से अपने मसल्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने 4 आर्म्स की मसल को, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 years। जब भी चाइल्डहुड के स्टेज के अंदर बच्चा एंटर करता है तो फर्स्ट 3 years यानी टिल द 6th year, जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाएगा तब तक वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजेस आएंगे उसके अंदर, रैपिडली बढ़ेगा वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एफिशिएंट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, यानी उसका नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा अपने मस्कुलर सिस्टम के साथ, यानी वो जो काम करना चाह रहा है वो कर भी पा रहा है, ठीक है। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है उसके मसल्स का। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में भी कर पाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से वॉक कर पाना, भागना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें है ना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे बच्चे की ना कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो जाती है, यानी अगर चाइल्डहुड में किसी बच्चे को तुम समझाओगे तो वो ध्यान से सुनेगा उसको, ठीक है, वो कंसंट्रेट कर पाएगा उस बात पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम, जैसे अपनी उम्र में क्या होता है कि हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम देर तक पढ़ लेंगे, 2-2 घंटा पढ़ लेंगे, 3-3 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चाइल्डहुड स्टेज के अंदर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो इतने देर तक कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। नेक्स्ट है पावर ऑफ मेमोरी, लॉजिक, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इंक्रीजेस। यहाँ पे बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता आएगी, वो लॉजिक सोचेगा, ठीक है, वो डिसीजन लेना सोचेगा, वो कैसे अच्छे डिसीजंस ले सकता है उसके बारे में सोचेगा, ठीक है। तो ये सारी एबिलिटीज़ जो भी उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़, मैं बोलूँ ओवरऑल ब्रेन का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। वो फास्टर रेट से सोच पाएगा, जैसे कि वो सोच तो पहले भी पा रहा था इन्फेंसी स्टेज में, लेकिन उतने जल्दी नहीं सोच पाता था। यहाँ पे उसकी जो स्पीड है, ठीक है, सोचने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल ऑन इमोशंस। देखना छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज वाले, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं बजाय के चाइल्डहुड वाले के, ठीक है। उनके अंदर इमोशनल कंट्रोल आने लगता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है। इस स्टेज के अंदर बच्चा बिहेव करना सीखता है कि वो कैसे बिहेव करता है, और अगर इस स्टेज के अंदर उसका बिहेवियर सही रहा तो ओवरऑल उसका कभी भी बिहेवियर ख़राब ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक है, वो आसपास ही रहता है, ठीक है। तो यहीं पे चाइल्ड की डेवलपमेंट की कैसा हम उसे पर्सन बनाना चाहते हैं वो सारा कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो बिहेव करना, कैसे किसके साथ बात करनी है, वो सारा कुछ हमें इसी स्टेज के अंदर उसे सिखाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि ड्यूरिंग दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ एंड एडजस्टमेंट ऑफ बिहेवियर इन द सोसाइटी टेक प्लेस। यानी यहाँ पे उसकी सोशल क्वालिटीज़ इंप्रूव होगी और वो सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कैसे करना है, क्या बातें करनी है सोसाइटी के अंदर, किन चीज़ों को नहीं बोलना, कैसे मैं बिहेव करूँगा, वो सारी चीज़ें वो सीखता है चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। किसके साथ कैसे बात करनी है, कि बड़ों को बदतमीजी नहीं, किससे बात नहीं करनी, ठीक है, अच्छे से सबके साथ बिहेव करना है, ठीक है। तो ये सारी जो स्किल्स होती है ना, सोशल क्वालिटीज़ जो होती है, वो सारी कुछ सीखता है चाइल्डहुड के अंदर वो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आर मोर करेजियस, इमेजिनेटिव
एंड रिसोर्सफुल एंड एडवेंचरस। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, देखना जो चाइल्डहुड के स्टेज के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं कि ये करूँगा, आज मैं तेज़ भाग के दिखाऊंगा, आज मैं यहाँ से कूद के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी इसकी जो भी सोचते रहते हैं ना वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो चिल्ड्रन वाली स्टेज है, यहाँ पे उनके अंदर जितना करेज होता है ना वहाँ उतना ज़्यादा कभी भी नहीं होता, क्योंकि बाद में ना हम लॉजिक सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा किया तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, चाइल्डहुड के अंदर ना बच्चा इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, वो सोचता है अच्छा ये करना है और वो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज होगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ इसके अंदर क्या है, ब्लाइंडली फॉलो द पर्सन द एडमायर। ठीक है, जो भी पर्सन को वो एडमायर करते हैं, जिन भी पर्सन को वो एडमायर करते हैं, जो भी लोग उन्हें पसंद है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके पीछे पागल रहते हैं। ठीक है, वो मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में और उनको बहुत पसंद है वो। नेक्स्ट है इसके अंदर, दे हैव बेटर मोटर लर्निंग एबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे उनके अंदर लर्निंग एबिलिटीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिव टू इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, तो ये है ओवरऑल सब कुछ चाइल्डहुड के बारे में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम एडोलसेंस के बारे में। एडोलसेंस के अंदर क्या होता है, अब बच्चे और बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडोलसेंस जो है वो स्टार्ट ही होती है 13 ईयर्स से। ठीक है, और चलती है टिल 19 ईयर्स, यानी अभी जो आप जिस उम्र में होगे, मोस्ट प्रोबेबली जो स्कूल स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो स्टेज के अंदर अभी होंगे। ठीक है, यानी फ्रॉम 13 ईयर्स टिल 19 ईयर्स, यानी 19 साल तक तुम केवल एडोलसेंस के स्टेज पे हो। ठीक है, तो एडोलसेंस के स्टेज के अंदर ना बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पूरा मैं बोलूँ इंसान के अंदर परिवर्तन जो होता है ना वो सारा कुछ यहीं से आएगा। ठीक है, तो इसके जो स्टेजेस है ना वो भी अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन करने वाला हूँ। तो उसके अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्टेज के अंदर क्या क्या होंगे, तो इस स्टेज के अंदर सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, यानी फिजिकल चेंजेस आएंगे। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चेंज आएगा हम वो देखेंगे। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि बच्चे के इमोशन के अंदर क्या चेंज आता है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो सोसाइटी के अंदर कैसे मैनेज करता है, और मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हम सारे डिटेलली पढ़ेंगे एडोलसेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। चाइल्ड के अंदर जो कि एडोलसेंस के स्टेज में है, तो उसके अंदर फिजिकली क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और बहुत ही स्टार्टिंग से आने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए तो एडोलसेंस के टाइम पे जो बच्चा होता है वो एंटर कर जाता है प्यूबर्टी के स्टेज पे। ठीक है, तो प्यूबर्टी जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, यहीं पे वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करेगा। ठीक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ठीक है, यहीं पे जो गर्ल्स होती है उनकी वॉइस सॉफ्ट हो जाती है, स्वीट हो जाती है और बहुत ज़्यादा पतली भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट पे हेयर ग्रो करने लग जाता है, आर्म पिट के अंदर बाल आना, प्यूबिक हेयर्स आना। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है इसी स्टेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है साथ ही साथ उनकी हाइट, वेट, बोन्स, मसल और बाकी फिजिकल ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं। ठीक है, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो अगर बात करी जाए एडोलसेंस जो है वो फुल ऑफ फिजिकल चेंजेस से है, वो फिजिकल चेंजेस से भरा पड़ा है। उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि प्यूबर्टी की स्टार्टिंग स्टेज ही यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि मेंटली उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है एक बात सिंपल सी क्या है, हमेशा मेंटल डेवलपमेंट जो होता है ना वो साथ साथ चलता है फिजिकल डेवलपमेंट के। ठीक है, जब बच्चा बड़ा दिखेगा ना तभी वो बड़े की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसका मेंटली तभी उतना ज़्यादा होगा, जनरली ऐसा होता है। अगर एक बच्चा बड़ा दिख रहा है, यानी उसकी दाढ़ी वाड़ी आ रखी है, वो है बड़ा पर्सन दिखता है, तो बात भी बड़ों की तरह ही करेगा। अगर वो एक बच्चा यही है तो वो बच्चों की तरह ही बात करेगा। ठीक है, तो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, फिजिकल डेवलपमेंट देख के हम बता सकते हैं कि वो कैसा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक लगता है, कैसा मेंटल डेवलपमेंट हो रखा है उसका। लेकिन कई बार बच्चों के अंदर देखा जाता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं फिर भी बच्चों जैसा बिहेवियर रह जाता है उनका, या बॉडी फिजिकली डेवलप नहीं कर रहे लेकिन मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो रखा है। तो वो डिस्पैरिटीज है, वो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है जो कि उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर क्योर होता है जो कि हमारे साइकेट्रिस्ट करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इन दिस फेज एडोलसेंट्स आर इंटरेस्टेड इन व्यूइंग, रीडिंग नॉवेल्स, स्टोरीज, फिक्शंस। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेज के अंदर जो एडोलसेंट्स वो होते हैं, जो कि एडोलसेंस के अंदर है बच्चे, वो उनका ना अलग अलग चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट जागेगा। वो चीज़ों को देखना पसंद करेंगे, ठीक है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन प्राइम देख रहे हैं, ठीक है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद करेंगे, स्टोरीज़ के अंदर उनको इंटरेस्ट आएगा, उनको फिक्शंस के अंदर इंटरेस्ट आएगा, जैसे कि सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, द एबिलिटी टू क्रिटिसाइज एंड थिंकिंग डिसीजन आर डेवलप्ड। इसी स्टेज के अंदर एक बच्चे के अंदर क्रिटिसाइज करने की एबिलिटी, कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो, तुम ठीक बोल रहे हो, खुद के डिसीजन लेने की एबिलिटी, ये सारे को डेवलपमेंट होता है एडोलसेंट स्टेज के अंदर। ठीक है, सुपर क्यूरियस टू नो पीपल, प्लेसेस एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। ठीक है, उनको लोगों को जानना है, उनको अलग अलग प्लेसेस को जानना है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना है, कि भाई पानी के अंदर जहाज कैसे तैर रहा है, पत्थर डालते तो डूब जाता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखना है, जानना है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सुपर क्यूरियस है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे डिमांड करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, डिग्निटी की, इंडिपेंडेंस की। देखा होगा जनरली स्टेज के अंदर बच्चे अपने घर वालों से लड़ते रहते हैं। ठीक है, कि उनको मार दिया तो गुस्सा आ गया उनको, ठीक है, कि क्यों मार दिया मुझे, टीचर ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया, कहते अपने ऊपर बात आ जाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहिए उनको, कि घूमने जाना है, हमें फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। तो ये सारे स्टेजेस है ही इसके अंदर ये चेंजेस आते ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, हैव हाई एस्पिरेशंस एंड इंडल्ज इन द डे ड्रीमिंग। यहाँ पे जो बच्चे होंगे उनके बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन, वो बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और वो बहुत सारे डे ड्रीमिंग करते हैं कि हाँ अब मैं जैसे थोड़ा बड़ा होऊंगा मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी घुमाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इसके अंदर, प्रॉब्लम ऑफ एग्रेशन, मेंटल एब्सेंस, स्ट्रेस, टेंशन ऑल्सो अराइजेस। ठीक है, यहाँ पे ही बच्चे के अंदर एग्रेशन आने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तुमने मुझे कैसे बोल दिया। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गई तो एग्रेशन आ गया। ठीक है, यहीं पे बच्चा मेंटली एब्सेंस रहेगा, प्रेजेंट है लेकिन वो सोच कुछ और रहा है किसी और के ख्यालों में। ठीक है, यहीं पे बच्चा स्ट्रेस में रहेगा। ठीक है, उसको चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है, वो परेशान है, उसको लेके टेंशन में रहेगा। यहीं पे ये सारे जो मेंटल प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो सारा कुछ इसी स्टेज से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, नीड ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, प्रॉपर गाइडेंस एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे बच्चे को अगर हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए, यानी आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा हो, उसको टाइम टू टाइम प्रॉपर गाइडेंस दी जाए और एक डायरेक्शन दी जाए कि ऐसे काम मत करो, ऐसा काम करो, तो वहाँ पे ना बच्चा जो होगा वो सही पाथ पे रहेगा, नहीं तो वो भटक जाएगा और बिगड़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक खतरनाक बात क्या है, बच्चे यहाँ पे है ना दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। कोई और उनको गाइड कर रहा है, उनको बारे में समझा रहा है तो वो समझते नहीं है, वो बोलते नहीं हमें पता है। ठीक है, तो ना तो वो सुनना चाहते हैं और उनको गाइडेंस की ज़रूरत भी है, नहीं तो बाद में वो फंसते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मेंटली चेंज आएंगे वो भी एडोलसेंस में ही आएंगे। ठीक है, उनको समझाना पड़ेगा चीज़ों को, उनको सही डायरेक्शन पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेरेंट्स बच्चे को संभाल नहीं पाते लेकिन उनको संभालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसके अंदर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बात करते हैं तो सबसे पहले द एडोलसेंट लाइफ एंड इंटेंसली इमोशनल लाइफ। ठीक है, जो एडोलसेंट की लाइफ है वो इंटेंशनली इमोशनल है, यानी बहुत सारे इमोशंस इसके अंदर जागते हैं। ठीक है, इन विच वी कैन सी मोर द रिदम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेजेस ऑफ बिहेवियर इन हिज कॉन्स्टेंट ऑल्टरनेटिव बिटवीन इंटेंस एक्साइटमेंट एंड डीप डिप्रेशन। ठीक है, इसी पीरियड के अंदर, इसी टाइम के अंदर बच्चे के अंदर तुम्हें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी बच्चा बहुत ज़्यादा ही खुश होगा, एक्साइटेड होगा, कभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंजेस उसको दिखने लग जाएंगे यहीं स्टेज पे से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, नो प्रॉपर कंट्रोल ऑन इमोशन सच एज एंगर, लव, ग्रीड, हेट, जेलस। ठीक है, उसके इमोशंस पे यहाँ पे है ना प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, यानी या गुस्सा आ रहा तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर में शांत। ठीक है, क्यों गुस्सा आ रहा था भूल गया। जैसे बच्चों के साथ जनरली होता है, घर वालों पे चिल्ला देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि हाँ भाई क्यों चिल्ला दिया, गलत कर दिया। ठीक है, प्यार आ रहा था, कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लालच आ रहा है, बहुत ज़्यादा हेट हो रही है, जेलसी हो रही है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे का इमोशनल स्टेट है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, कभी इधर कभी उधर कुछ भी।
दे डू नॉट बियर डिसरिस्पेक्ट एंड डिसग्रेस, यहाँ पे उनको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट, किसी ने उनको बेइज्जत कर दिया या उसकी ग्रेस के ऊपर बात आ गई तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है, लड़ाई सीधा, ठीक है। दे डू नॉट लाइक सजेशंस और गाइडेंस बाय गिवन बाय समवन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल की ज़रूरत है, लेकिन इस स्टेज के अंदर वो बात सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। उनको अपनी बातें ज़्यादा अच्छी लगेगी और वो बातों को काटना उनको ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो उनको समझाना यहाँ पे होता है बहुत मुश्किल काम, और ये काम उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, इन सबको फेस करना पड़ता है, उनके जो बड़े सिबलिंग्स होंगे उनको भी, ठीक है, उनको समझाना क्योंकि हो चुका है बहुत मुश्किल। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस स्टेज के अंदर जो फ्रेंड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सोसाइटी के अंदर कैसे इन्वॉल्व रह रहे हैं। तो एडोलसेंट पीरियड के अंदर ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको फ्रेंड्स के साथ रहना बहुत पसंद है, उनके साथ घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वाला जो स्टेज है वो उनको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस विद अदर्स, यहाँ पे वो अपने व्यूज़ को बांटेंगे, अपने नॉलेज को बांटेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को बांटेंगे कि आज मैं वहाँ गया तो मुझे ये देखने को मिला, आज मैं वहाँ गया तो मैंने ये किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बांटेंगे, ठीक है, बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटमेंट से बताएंगे। सीक फॉर लीडरशिप एंड स्पेशल रिकग्निशन, यहाँ पे बच्चे को है ना लीडरशिप चाहिए, वो किसी के नीचे दब के रहने वाला नहीं है, ठीक है। उसको दूसरे के ऊपर अपने चलानी है, ठीक है, उसको अपना एक अलग पहचान चाहिए, स्पेशल रिकग्निशन चाहिए, ठीक है। जैसे देखा होगा बच्चे जो होते हैं मरते रहते हैं कि हाँ मैं बनूंगा क्लास मॉनिटर, मैं बनूंगा क्लास मॉनिटर, ठीक है। तो ये जो है क्योंकि उनको स्पेशली रिकग्नाइज किया जाए, ठीक है, केवल मॉनिटर वाली बात नहीं है, और भी चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ विच इज़ पिकनिक, डांसिंग, म्यूजिक, ट्रैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को है ना बाहर घूमना, बहुत सारी अलग अलग जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। बाहर घूमना, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, इसको चलाएंगे, इस झूले पे जाएंगे, डांस करेंगे, गाने गाएंगे, ठीक है। तो ये जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़, ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट करी जाती है जो क्वालिटीज़, यानी उसका अच्छा बिहेव करना, ठीक है, तो वो सारा को डेवलप होगा इसके अंदर। ओके, आगे बात करते हैं हम मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये है इसकी लास्ट पार्ट, ठीक है। तो मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है, यहाँ पे जो उसका मोटर कोऑर्डिनेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है। यानी बच्चे की मोटर कोऑर्डिनेशन यानी उसके मसल के साथ उसका कोऑर्डिनेशन वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है। यदि एक बात समझो, अगर मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब समझाओ, मान लो कोई एथलीट है, ठीक है, कोई कराटे खेलता है, टाइकोंडो खेलता है, या कुछ भी कोई भी गेम खेलता है, तो अगर वो कोई अपनी किक कर रहा है या वो कोई अपना स्पोर्ट का कोई मूव कर रहा है तो वो बहुत देर तक उसको कर लेगा, बहुत इंटेंसली कर लेगा। लेकिन अगर नया बंदा कोई करेगा ना तो उसको वही सेम चीज़ करने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। या मैं बोलूँ कोई ऐसा पर्सन है जिसको डांस करना बहुत अच्छा आता है, तो वो डांस करेगा ना तो वो कई कई घंटे तक डांस कर लेगा, ठीक है। लेकिन जिसको डांस नहीं आता वो डांस करेगा तो वो सोचता रहेगा, धीरे धीरे हाथ पैर हिलाएगा, और उसी के अंदर वो बहुत ज़्यादा थकता रहेगा, ठीक है। थकेगा मसल्स से भी और न्यूरोमस्कुलर भी, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम से भी सब थकेगा। सबसे ज़्यादा उसका फटीग उस टाइम पे होगा नर्वस सिस्टम, क्योंकि उसका मोटर कोऑर्डिनेशन उस टाइप से डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्किल सीखने वाली बात आती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बेटर मोटर लर्निंग एबिलिटीज़, यहाँ के अंदर उसकी एबिलिटीज़ भी इंप्रूव होगी, वो अच्छे तरीके से चीज़ें सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो कोशिश करे तो वो सारी चीज़ें सीख सकता है, ठीक है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी टोटल कितना तुम स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर, ठीक है, वो भी बढ़ेगा, और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी तुम एकदम से कितना फोर्स लगा सकते हो, एकदम से तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही इंप्रूव होगा। स्पोर्ट्स स्किल्स इंप्रूव एट अ फास्टर रेट विद कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस, अगर वो कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन रखता है, रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, तो उसकी जो स्पोर्ट्स स्किल्स है, जो पर्टिकुलर स्पोर्ट जो खेलता है उसके अंदर की जो स्किल्स है वो भी इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। तो एडोलसेंट जो है वो फुल ऑफ चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स की बात भी माननी पड़ेगी, और खुद के बारे में ना
कोई भी इंस्टेंट चीज़ नहीं करनी, थोड़ा सोचो उसके बारे में कि ये मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। अगर तुम थोड़ा सोच के कोई भी डिसीज़न लोगे ना तो तुम अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। पेरेंट्स के ऊपर चिल्ला देना फिर बाद में खुद रिग्रेट करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बजाय कि तुम थोड़ा कंट्रोल्ड रहो, थोड़ा सोचो उस बारे में और फिर उसको अच्छी तरीके से रिप्लाई करो, ठीक है। एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर मेन हम बात करने वाले हैं कि एडोलसेंट पीरियड के अंदर जो कि होता है 13 ईयर्स टू टिल 19 ईयर्स, उसके बीच के अंदर बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या साइकोलॉजिकली फिजिकली सारा कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उनको किन तरीक़ों से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एडोलसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एडोलसेंस का मतलब बहुत डिटेलली पढ़ा था, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे एडोलसेंट के मीनिंग पे, बल्कि फोकस करेंगे कि प्रॉब्लम्स और उसके मैनेजमेंट पे। तो एडोलसेंट का मीनिंग मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो एडोलसेंट इज़ अ पीरियड थ्रू विच ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। तो एडोलसेंट कौन सा पीरियड है? एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे एक बच्चा ट्रांजिट करता है चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की तरफ जब बढ़ने लगता है, तो वो पीरियड को एडोलसेंट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बच्चे जो होंगे उनकी एज होती है 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स, ठीक है। इसी एज के अंदर कई सारे फिजिकली चेंजेस आने लग जाएंगे। हमारे ग्लैंड जो है वो इंटरनली सेक्रीशन करने लग जाएंगे, ठीक है। हमारे ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स को सेक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसी पीरियड के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम, स्ट्राइव, ये सारी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रेस होना, ठीक है, हमारा मन इधर से उधर होते रहना, उथल पुथल होना, तो ये सारी चेंजेस, सारी चीज़ें आने वाली है एडोलसेंस के अंदर, ठीक है। चाइल्ड ऑफ दिस एज टेंड्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड ट्राई टू एक्ट लाइक ग्रोन अप्स। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं और खुद को है ना बच्चा नहीं दिखाना चाहते, वो चाहते हैं कि लोग उनको बड़े की तरह ट्रीट करें, ठीक है। वो चाहेंगे, वो एक्ट करेंगे ऐसा कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है। वो एक्ट करेंगे ग्रोन अप्स की तरह, ठीक है। अ लॉट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस टेक प्लेस। इस पीरियड के अंदर बहुत सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर इनके बारे में देखना है तो प्रीवियस वीडियो को देखो, तो आपको डिटेयली सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेन चलते हैं मुद्दे पे, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। यानी इस एडोलसेंट पीरियड के अंदर एक बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं। पहला नंबर आता है फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक एडोलसेंट पीरियड के अंदर एक बच्चे के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। वो उसका प्यूबर्टी का टाइम है, तो उसको उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जिसके बारे में ना तो उसको पता है, ठीक है। तो कई बार बच्चे उन चेंजेस को देख के घबरा जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमें समझना है और उनको जानना है, ठीक है। सेकेंड है इसके अंदर मेंटल प्रॉब्लम। इस एज के बच्चे, इस एज के अंदर स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्राइव जैसी वाली फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है चीज़ों का, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करने लग जाता है, ठीक है। एक एडोलसेंस के पीरियड के अंदर जो बच्चा होता है वो ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। यहाँ पे बच्चों के है ना फीलिंग्स के ऊपर ना, उनके इमोशंस के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता, तो कभी भी वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर उनको एग्रेशन का एहसास होता है, फिर बाद में वो पछतावा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रेशन को कंट्रोल रखना उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनका है ना कोई भी इमोशन, केवल एग्रेशन ही नहीं बाकी लव वाला भी, ठीक है, इमोशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। तो उनको कंट्रोल्ड करना उनको आना चाहिए और वो धीरे धीरे इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट्स, उनके अंदर एक स्टेबल बिहेवियर होना, उनको एडजस्ट करना आना, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको इस चीज़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है। तूने मेरा सामान कैसे छेड़ दिया, ठीक है, मेरे सामान कैसे लेके चले गए। वो कोई एडजस्टमेंट्स नहीं चाहते, ठीक है। वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और जिसकी वजह से वो सबसे लड़ मरेंगे, गुजरेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम्स के अंदर एक एडोलसेंट की लाइफ फुल ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है। उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे तुम्हें, कि बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव बिहेवियर हो जाएगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्साइटमेंट आ जाएगी उसे, या बहुत ज़्यादा ही एकदम से नेगेटिव उसमें चले जाएगा, एकदम से ही डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे अप्स एंड डाउन्स उसके इमोशनल स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं।
सेकेंड है प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स, उनको सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है जिसके बारे में वो ढंग से बात भी नहीं कर पाते अपनी फैमिली से, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता हमारी कंट्री के अंदर सेक्स एजुकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सपोर्ट। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को सेल्फ सपोर्ट चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपना जीवन एक सुखमय तरीके से बिता पाए। ठीक है, जब तक उसको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वो उसे सेल्फ सपोर्ट नहीं मिल सकता, तो खुद के ऊपर ट्रस्ट जगाने वाली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आती है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, एक एडोलसेंस के पीरियड के अंदर जो होता है उसको सेल्फ रिकग्निशन चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस चाहिए। ठीक है, उसको हर चीज़ के अंदर खुद को दिखाना है। ठीक है, कि मैं हूँ कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोशल प्रॉब्लम्स, अपने वेज को, अपने ओपिनियंस को एडजस्ट करना सोसाइटी के ओपिनियन से, सोसाइटी क्या सोचती है उसके हिसाब से। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है बच्चों को, क्योंकि हर सोसाइटी का अलग थिंकिंग होता है, उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल बात है। मैं बोलूँगा डिफरेंसेस हो सकते हैं बिहेवियर्स के अंदर, लेकिन रूड बिहेवियर ना हो, एग्रेशन ना हो। ठीक है, पोलाइटनेस होनी चाहिए। ये वाले सोशल प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा सा आने चाहिए। बाकी सबके ओपिनियन अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, वो मैटर नहीं करता इतना। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है जो कि फेस करता है एक एडोलसेंस के पीरियड के अंदर बच्चा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स को मैनेज किया कैसे जाए। ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो देख लिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब इनको ठीक कैसे करना है। ठीक है, इनको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेज करने के लिए हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के तरीके। तो सबसे पहला आता है एजुकेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, हमें उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप करना है ताकि वो बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाए अपनी चीज़ों को, अपने गेम के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर उनका अच्छा कंट्रोल हो, वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बिता पाए। ठीक है, सेकंड आता है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम बिहेवियर्स आ रहे हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, क्योंकि हमेशा हम गुस्से में आके कोई काम कर देते हैं और बाद में उसका पछतावा हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक बार जब चीज़ हो गई तो बस उसको फिक्स दोबारा से पहले जैसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी से ही अगर वो समझेंगे इन चीज़ों को, साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे, तो वो इन प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से मैनेज करने का उनके पास तरीका आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्स एजुकेशन। जो हमारी कंट्री है उसके अंदर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाता इसे, लेकिन सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हर बच्चा फेस करता है एडोलसेंट पीरियड के अंदर। ठीक है, लेकिन उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो वो रोल है तुम्हारे टीचर्स का, तुम्हारे पेरेंट्स का, कि तुम्हें सिखाना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाली है तुम्हारे साथ, उनको कैसे कैसे टैकल करना है तुम। ठीक है, और बच्चों को भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए इस बारे में अपने पेरेंट्स से और अपनी फैमिली से। ओके, नेक्स्ट आता है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या बोलता है कि टीचर्स को, पेरेंट्स को, उनको ना वोकेशनल गाइडेंस देनी चाहिए। एक एडोलसेंट पीरियड के अंदर बच्चा ना भटकता रहता है राहों से। ठीक है, कभी इस तरफ ज़्यादा, कभी उस तरफ ज़्यादा, कभी प्यार में ज़्यादा, कभी गुस्से में ज़्यादा। ठीक है, कभी कोई गलत काम में पड़ गया। ठीक है, नशे करने लग गए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करना वो होती है वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू। ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बोल के उनको समझाएंगे कि ऐसे नहीं करते, ये गलत चीज़ें होती है, ये ठीक चीज़ें होती है। ठीक है, शो ऑफ नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर जो होता है वो गाइडेंस देता है और एक पेरेंट जो होता है वो गाइडेंस देता है बच्चों को, लेकिन उनको ये गाइडेंस पसंद भी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये तो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे मोरल एजुकेशन देना कि हाँ नैतिक वैल्यूज़ जो होती है ना, मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, कि हाँ तुम्हें किसी से बुरा बिहेव नहीं करना, रिस्पेक्ट करनी है सबकी, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, तो रिलीजियस एजुकेशन देनी है कि हाँ हमें उनको धर्म सिखाना है। ठीक है, मतलब रिलीजन मैं वो नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर ये रिलीजन, धर्म क्या है कि तुम्हें कैसे काम करना चाहिए, वे ऑफ डूइंग वर्क, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, उनको वे ऑफ लाइफ सिखाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ, क्योंकि एक बात सोचो, कभी भी जो आतंकवादियों के बीच के अंदर जो बच्चा है ना वो डॉक्टर बनने का नहीं सोचेगा, वो आतंकवादी बनने का सोचेगा। ठीक है, तो जैसा तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा तो उसके हिसाब से तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलती है, चीज़ें देखने को मिलती है, और वैसा ही तुम्हारा माइंडसेट बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट है एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है एडोलसेंट्स के अंदर, बच्चों को इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना है, रात को लेट आना है और धक्के खाने इधर उधर, लेकिन उनको इंडिपेंडेंस वो डिमांड करते हैं इस इंडिपेंडेंस की, और इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं लोगों से, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं करके रखना चाहिए किसी को भी, ठीक है। उनको एडिक्वेट इंडिपेंडेंस दो, ठीक है। थोड़ी इंडिपेंडेंस तो दो, लेकिन कंट्रोल्ड उसमें, कि वो अपना जब वो अच्छी तरीके से भला बुरा समझने लग जाए फिर उसको फ्री छोड़ दो कि अब तेरे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर सोशल एजुकेशन। उनको सोशल एजुकेशन देनी है हमें, जो कि बात करता है सोशल लाइफ के बारे में, ठीक है, कि लाइफ के अंदर तुम्हें कैसे एडजस्ट करने हैं, ठीक है। जो मैं बोलूँ, देखो ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो एक सोसाइटी में ही रहेगा, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, एक दूसरे के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे एक दूसरे का साथ के सहारे हम अपना काम कर सकते हैं और कैसे अपना लाइफ को बिता सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें सिखानी पड़ेगी हमें एडोलसेंस के अंदर उन्हें, ठीक है। तो ये था सारा कुछ इस चैप्टर के बारे में। आई होप कि समझ आया होगा, और चीज़ों को ना थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ना केवल पढ़ने के उससे नहीं, केवल मार्क्स के उससे नहीं, थोड़ा इलैबोरेटली सोचो कि हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।